तो कल सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि जितना भी कंपाउंड्स है उसमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड किस एलिमेंट में मिलते हैं, कार्बन, है ना। यानी कार्बन का मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो मिलता है हमें कार्बन का मिलता है। तो ऐसा क्यों है उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये पढ़े कि कार्बन से जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो क्या, मतलब कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। उसके बाद कुछ इसके बारे में डिटेल पढ़े थे कार्बन के बारे में, उम्मीद करते हैं सब कुछ पता होगा आपको। सिर्फ इसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसको एक बार बता देते हैं। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके एटॉमिक नंबर से हम लिख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कितना देखे थे, 2,4। और यहाँ से हम लोग दो बातें देखते हैं, एक तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैलेंसी है, तो बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि जो बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड वो कितने टाइप का होता है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड वैसे तो दो टाइप का होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग कल के क्लास में जो केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़े थे वो कौन सा बॉन्ड था, वो था आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होते हैं उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और दूसरा जो बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड। शायद हम लोग ये पढ़ चुके थे, है ना। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बताए थे। आयनिक बॉन्ड बनता है भाई आयंस के सर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस एक बार रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, अब आयनिक बॉन्ड्स के कारण जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग बोल रहे थे आयनिक कंपाउंड। हम क्या बोल रहे थे उसे, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। तो आयनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। दो प्रॉपर्टी जनरली हम लोग पढ़ते हैं, पहला मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरा, आवाज क्लियर आ रहा है सबको ना, आवाज यस क्लियर सर। है, चलो आवाज क्लियर, गुड। तो पहला हो गया मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक्सप्लेन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर हम दो टर्म को अच्छे से समझते हैं। और वो दो टर्म है क्या, एक टर्म हम बताए थे इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा क्या बताए थे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना। तो एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये दोनों के बीच का एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है, बट वो अभी नहीं देखना है हमें। ठीक है, और ये मान लो एक और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन है ऐसे। ठीक है, ये भी एक और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन है कुछ इस टाइप से। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से किसी फोर्स से जुड़े होते हैं, है ना। तो दो मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे कल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। वेरी गुड, जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया, तो ये दोनों जिस फोर्स से जुड़ा हुआ है इस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसका नाम है, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है ना, O और H,
इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड है, और बॉन्ड है मतलब कोई फोर्स है जो इन दोनों को पास में रख रहा है ना। तो इस फोर्स को भी हम नाम देते हैं, इस फोर्स को हम क्या नाम देते थे? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, क्लियर? यस सर। ओ सर। अच्छा नहीं दिख रहा है तो किरण एक बार और फिर से लॉग आउट होके लॉग इन करो। सर 3 बार कर लियो उस टाइम। अच्छा एक मिनट रुको। इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना। बाकी सबको दिख रहा है? कितने लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो हैंड रेस करना। चलो यानी ऑलमोस्ट सबको दिख रहा है ना, ठीक है, चलिए गुड। तो देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ये दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वो वीक रहेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। और इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना अगर डिफिकल्ट है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को भी कवर कर चुके थे कि आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है? ये हाई होता है। और हाई क्यों होता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इन दोनों को दूर नहीं जाने देता है, मतलब मेल्ट नहीं करने देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में, आयनिक बॉन्ड के केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए आयनिक बॉन्ड के केस में, है ना, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम NaCl का केस लिए थे ना, आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा केस एग्जांपल लिए थे? Na प्लस और Cl माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट होगा ना जहां पे क्या होगा, जहां पे चार्ज आयन होगा। अब बताओ NaCl जब कंपाउंड बनता है तो वहां पे दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से? एक होता है Na प्लस और Cl माइनस। मतलब वाटर के केस में ऐसा कुछ तो चार्ज पार्टिकल होता नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है? आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन इसका हम लोग 3 केस डिस्कस किए थे ना, 3 केस, यानी आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तब, ठीक है, और उसके बाद मोल्टेन स्टेट में रहे, और उसके बाद थर्ड था सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड था सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग ये देखे थे कि अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टेन स्टेट में रहेगा तो करेगा क्योंकि चार्ज फ्री हो जाएगा, और सॉल्यूशन में रहेगा तो भी कंडक्ट करेगा। क्लियर है? यहां तक डिस्कस करने के बाद हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पे आए थे और ये पॉइंट डिस्कस किए थे कि कार्बन जो है, कार्बन दो केस पॉसिबल है। कार्बन जो है शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रांसफर करके बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि कार्बन जो है C4 प्लस आयन नहीं फॉर्म कर सकता है और C4 माइनस आयन नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो C4 प्लस आयन फॉर्म करने का मतलब हुआ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, और C4 माइनस आयन फॉर्म करने का मतलब हुआ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। लूज नहीं कर सकता है, क्यों नहीं लूज कर सकता है? तो इसका रीजन बताए थे, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, यही बताए थे ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड गेन क्यों नहीं कर सकता है? ये क्या बताए थे कि इट इज डिफिकल्ट फॉर किसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए 6 प्रोटॉन। हाँ, फॉर 6 प्रोटॉन, है ना, इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए गेन भी नहीं करता है, लूज भी नहीं करता है, तो करता क्या है? शेयरिंग करता है, और शेयर करके कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड।
तो यही कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पूरा। उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट कवर कर चुके हैं, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड बनता कैसे वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। शेयर कैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो देखना चाह रहे हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ना, ये हेल्प करेगा। कैसे? तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं H2, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल है H2। तो जो भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको उसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए ताकि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सके। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है? 1. Yes, one. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियस सी बात है 1 होता है, सिंपल सा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका क्या होगा? 1 होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसी लिख देते हैं ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या होगा 1। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट सेल में इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो एक इस H के पास है और एक इस H के पास है, ठीक है। अब बात ये स्टेबल होना चाहता है, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको पता होगा कि K सेल, हाँ ये बात पता है सबको कि एक्चुअल में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के अगर एटम को बनाया जाए तो बीच में आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन से सेल में? K सेल में। अगर किसी के पास सिर्फ K सेल है तो उसको स्टेबल होने के लिए इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास इसके ऊपर जाएंगे तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो K सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन के पास है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और दोनों को कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 1 और ये 1, यानी दोनों शेयर कर लेता है। शेयर करने का मतलब हो गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं और वो इस हाइड्रोजन एटम के पास भी रहते हैं और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इसके पास है और ये भी नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ इसके पास है। अब दोनों शेयर कर लिया तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल तैयार होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और क्योंकि एक पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और ऑब्वियस सी बात है, ये एक पेयर है इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से दिखाते हैं, H-H, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया H2 का मॉलिक्यूल। अब देखो O2 का देखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब O2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे पहले O का हमको एटॉमिक नंबर चाहिए। बताओ O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। अब हम लिखना चाहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी हुआ, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो पहले सेल में 2, यानी कि सेल में 2, और उसके बाद L सेल में कितना? 6। तो 2 + 6 8 हो गया टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमको बता रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये ड्रॉ करना होगा। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6। तो इसके चारों तरफ हमें कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है? 6। और इसको स्टेबल होने के लिए कौन सा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? 2 स्टेबल 2 चाहिए, है ना। क्योंकि अगर +2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि ये स्टेबल हो जाएगा, यानी सब चाहता है स्टेबल होना। और स्टेबल होने के लिए कंडीशन ये है कि ऑक्टेट या इस केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट करे।
तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन? ये ऑक्सीजन तो एक हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन जो है यही 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो बात ये है कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो शेयर करेगा वो पहले लिख देते हैं, हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। देने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली दे दिया, मतलब शेयर कर लिया, ये दे नहीं रहा किसी को। और बाकी इसके पास अगर 2 इसके साथ शेयर किया तो बचा कितना? 6। तो 6 1 2 3 4 है ना, टोटल 6 होता है ना। तो 2 अगर शेयर किया तो बचा कितना? 6 में से 2 शेयर किया तो बचा 4 ना, तो 2 और 2 4। ये भी 2 शेयर किया तो इसके पास भी कितना बचा बताओ? 2 और 2 4। अब क्या हुआ, अब दोनों को हम एक ये सर्किल से कवर करेंगे। तो सर्किल ये बताएगा कि इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो क्योंकि ये शेयर कर चुका है तो एक बड़ा सा सर्किल इस टाइप से, कॉपी में भी आपको इसी टाइप से ड्रॉ करना है, इस टाइप से बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था ही और 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी शेयर कर लिया, तो 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो जो येलो कलर से ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं बताओ? हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर में ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ये शेयर किया, तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ये यहां से शेयर इलेक्ट्रॉन से सर्किल बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक सर्किल में एक ही एटम आना चाहिए। अब बताओ, ये वाले सर्किल में एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है और ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? येलो वाले के पास बताओ, येलो वाला का जो सर्किल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 हैं। 2 2 4 2 6 2 8। और रेड वाला, ये जो व्हाइट वाला ऑक्सीजन है, उसके लिए जो सर्किल बना है उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। और यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक पेयर शेयर किया गया था, यहाँ पे कितना पेयर शेयर किया गया है? यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? 2 ना, 2 पेयर ऑफ 2 पेयर है यहाँ पे, 2 पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यानी यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पेयर, 2 पेयर है। और एक पेयर रहता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और 2 पेयर है तो बताओ कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। हाँ, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं बॉन्ड शेप में, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, वैसे ये तो आपको आगे पढ़ना है बट तब भी जान लीजिए, ये जो बच गए यहाँ पे, ये जो बच गए ना, इस इलेक्ट्रॉन को भी हम बोलते हैं, ये शेयर्ड है या नहीं शेयर्ड है? शेयर्ड नहीं ना है, ठीक है, शेयर्ड नहीं है, हाँ, तो लोन पेयर उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। नाइट्रोजन के केस में वो समझ में आ गया क्लियरली। बताओ यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हम लोग बना के देखते हैं। उम्मीद करती है स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आना ही चाहिए। तो और भी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट N2, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ ये बताइएगा कि सर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करें और बाकी काम हो जाएगा। तो चलो एटॉमिक नंबर पहले लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर ए लिख देते हैं ऑफ N। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, याद है सबको? 7। वेरी गुड। अब एटॉमिक नंबर के बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में कितना जाएगा? 2। और बचा कितना? 5। अब आप एक बात बताइए कि इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? कितना चाहिए? 3, यानी +3 चाहिए। तो बताओ ये कितना शेयर करेगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। तो दोनों 3 करेगा, यानी एक नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 इसके सामने बना दिए। दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है, इसके लिए भी क्या बना देते हैं? अब देखो 2 अलग अलग नाइट्रोजन है, 2 अलग अलग एलिमेंट रहेगा तो डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे हम इसको डॉट से दिखा दिए तो इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखा देते हैं? क्रॉस से। ये भी काम किया जा सकता है, ठीक है। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए,
लेकिन नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना, तो 3 हो गए, बचा कितना? 2। तो 2 को कहीं भी बना सकते हैं, इधर बना देते हैं, ये 2 शेयर नहीं करेगा। और ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन बना है उसका भी 2 बचेगा, तो 2 इधर बना देते हैं, तो ये भी शेयर नहीं करेगा। अब जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक सर्किल इस वाले नाइट्रोजन के लिए और एक सर्किल इस वाले नाइट्रोजन के लिए। याद रहे हर एक एटम एक ही सर्किल में आना चाहिए और उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तब, और नहीं तो हाइड्रोजन है तो 2। ठीक है, तो बताओ इसके लिए ये जो सर्किल बनाएंगे कुछ इस टाइप का सर्किल बनाएंगे, बताओ। ठीक है, दिख रहा है सबको स्ट्रक्चर? तो 5 और 3 8 हो गया। और इस नाइट्रोजन के लिए सर्किल बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ सर्किल बनाएंगे। ठीक है, तो ये 5 और 3 8 इसका भी हो गया। अब बताओ यहाँ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? यहाँ पे 3 हुआ ना, तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड। उस केस में डबल बॉन्ड बना था और ये कैसा बना? ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 टाइप का बॉन्ड देखे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके बाद नहीं होता है, आप सोच रहे होगे इसके बाद, ऑब्वियस बात इसके बाद नहीं होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताकि इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है एकदम, और 99% श्योर हो कि एक स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में बनाने आएगा ही आएगा। चलो, तो अभी हम लोग सिंगल सिंगल एटम देख रहे थे, अब डबल अलग टाइप का एटम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब है CCl4। तो CCl4 में कौन कौन से एलिमेंट है आपको दिख रहे हैं? एक तो हो गया कार्बन और दूसरा क्या हो गया? क्लोरीन। तो दोनों का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 एंड इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी मतलब समझ रहे हो ना सब? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा 2,4। चलो अब बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन बताओ कोई भी हमें। 17। वेरी गुड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। अच्छा, क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। वेरी गुड, 2 8 अब 7। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे बात को समझना। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? 2। कितना चाहिए? 4 चाहिए ना, 4 आएगा तभी तो ये पूरा हो जाएगा। 4 शेयर करे या कुछ भी करे, है ना, तो शेयर ही करता है, तो इसको 4 चाहिए। अच्छा, और इसको क्लोरीन को कितना चाहिए ऑक्टेट के लिए? 1। क्लोरीन को 1 चाहिए, है ना। तो बात ये है कि एक क्लोरीन तो सिर्फ एक ही शेयर कर सकता है। एक क्लोरीन कितना शेयर कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है? टोटल 4। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो बताओ अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो क्लोरीन कितना चाहिए? 4 या 1? 4। 4, है ना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा? तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि कार्बन जो है वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ पे बस करना क्या रहता है ना, ये डायग्राम थोड़ा सही से बनाना रहता है। कैसे? देखो, अब ये बात पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे कार्बन का, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते 1 2 3 और 4। ऐसा क्यों बना रहे? थोड़ा दूर दूर बनाना है। ठीक है, अब बात है कि हर एक क्लोरीन एक एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे एक क्लोरीन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, क्योंकि यही शेयर करेगा और यही कंप्लीट करेगा ऑक्टेट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 7 वाला थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास भी है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी है। तो बताओ इस वाले क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? 7 तो इसका अपना और 1 इसका कार्बन का ले लेगा, तो ये हो गया 7 और 1 8। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी तरह से हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दूसरा क्लोरीन हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो 7 वाला थोड़ा सा दूर बनाना है, इतना पास नहीं। क्यों? उसका लॉजिक हम बताते हैं फिलहाल।
आपको थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन के पास बनाना है। अब बताओ, इसका भी 7 हो गया और कार्बन का एक ये शेयर कर लेगा तो इसका हो जाएगा क्या, 8 हो गया। चलो ये भी क्लोरीन 8 हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी क्लोरीन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। और एक कार्बन से ले लिया, यानी इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। एक और क्लोरीन देखते हैं नीचे, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक कार्बन से ले लिया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बताओ चारों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पे जो दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कार्बन के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, क्योंकि शेयर्ड है। तो एक कार्बन के लिए भी सर्किल बनाना पड़ेगा, जितना एटम उतना सर्किल। तो कार्बन के लिए सर्किल बनाएंगे और इस टाइप से बनाएंगे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन उस सर्किल में आ जाए। तो डायग्राम बनाते टाइम हमें बस ये ध्यान देना है कि जितना एटम रहेगा उतना सर्किल। तो यहाँ पे 4 और 1 5 एटम है ना, तो हम सर्किल कितना बनाए बताओ, 5 सर्किल बनाए, दिख रहा है सबको क्लियर, ठीक है। और पांचों सर्किल में सिर्फ और सिर्फ एक एटम होना चाहिए और उसका पूरा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बताओ कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जितने भी है सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया CCl4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम अगर बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक Cl ऊपर सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं, बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से इस टाइप से हम डायग्राम बना सकते हैं। बताओ क्या ये डायग्राम सबको क्लियर हो पा रहा है या नहीं। सर अभी आप बोले कि जितना एटम होना चाहिए उतना सर्कल, हाँ एक बार और उस बात को रिपीट कर दीजिए ना, समझ में नहीं आया। ठीक, देखो सर्कल मतलब जैसे एक सर्किल बना रहे हैं ना क्लोरीन के लिए, जैसे ये सर्किल बना रहे हैं हम कब, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है तो, है ना। मतलब यहाँ पे बताओ कितना एटम है, एक कार्बन का है और 4 किसका है, क्लोरीन का। तो 4 1 कितना हो गया, कितना एटम हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 हो गया, हेलो, है ना, 5 हो गया। तो बताओ एक क्लोरीन के लिए ये वाला सर्किल बना है, दूसरे के लिए ये वाला, तीसरे के लिए ये वाला, चौथे के लिए ये वाला और कार्बन एटम के लिए 5, यानी 5 सर्किल बनाया है। और हर एक सर्किल में देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा, एक एटम है कि नहीं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोग को इसलिए बताना पड़ा है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको बनाते टाइम इस सर्किल को इतना बड़ा कर देते हैं कि ये भी कार्बन ले लेते हैं। बात समझ में, इसलिए आपको ये पॉइंट हम बता रहे हैं कि ताकि मिस्टेक ना हो तुम लोग से। असल में करना क्या है, हर एक सर्किल तो एक एटम के लिए हर एक सर्किल बनेगा ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो हर एक एटम का सर्किल बनाएंगे और उस सर्किल में उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है वो सारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जैसे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ये शेयर किया है, तो इस सर्किल में सारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास जो पहले से था वो भी और जो कार्बन के साथ शेयर किया है वो भी। क्लियर है? ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, और जितना स्ट्रक्चर बताएंगे उतना ही स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी रहेगा और जो नहीं रहेगा वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो फिलहाल अगर हम लोग CH4 की बात करें तो CH4 और CCl4 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस क्या अंतर है वो देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का डायरेक्ट लिखे क्या, अब तो समझ गए हो सब। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिख रहे हैं। पहले आपको भी जब ये स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2,4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब अगेन क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, 4 है इसके पास, कितना और इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा बताओ। 4। अच्छा, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, 1 है। 7 नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही करना होता है, बस ये बात याद रखना। क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट सेल में और के सेल में, हाइड्रोजन का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो के सेल में है और के सेल में सिर्फ हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए,
ठीक है, तो हाइड्रोजन को कितना करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक करना है और कार्बन को 4 करना है, तो इसलिए कार्बन कितने हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो काम चलेगा, बताओ? 4। 4 से। तो अब 4 से कैसे शेयर करेगा, तो उसी टाइप से जैसे अभी किया था क्लोरीन के केस में, C बना देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 किसका हो गया, कार्बन का। अब हाइड्रोजन का बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हम लिख लेते हैं H। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक शेयर भी करना है, ठीक है, तो एक शेयर भी कर लिया और एक इससे ले लिया, तो ये बताओ 1 और 2 ये दोनों हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है, और कार्बन का भी हो गया। उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर कर लेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर कर लेगा, ठीक है, उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर लेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा H से दूर बनाना। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए एक सर्किल, देखो सर्किल वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन के लिए एक सर्किल हो गया और उस सर्किल में सिर्फ हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, वेदर इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हो, दोनों मिला के डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। उसी तरह ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया और उसी तरह ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब बताओ कितना सर्किल बना है, सर्किल या जो भी बोलो, ये कितना राउंड ऑफ किए हैं, कितना सर्किल है हमारे पास, 4, लेकिन एटम कितना है, 5 है ना। तो बताओ एक सर्किल और मिसिंग है, किसके लिए, किसका ऑक्टेट दिखाना है हमको, कार्बन के लिए। कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए बताते टाइम सिर्फ देखो, सिर्फ कार्बन एटम आना चाहिए, कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं, मतलब यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको लेते हुए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाए इस सर्किल में और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, यानी टोटल मिला के कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो बताओ ये 8 हो गया क्या, यस। ठीक है, तो क्या कार्बन का ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसको बॉन्ड फॉर्म में हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H H H और H, और ऐसे ही बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए तो कुछ और एग्जांपल भी है मेरे पास, सारे एग्जांपल को कवर करते तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है CO2। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या सोचना है, कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये सारा सिंगल बॉन्ड है, C और H के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, इन सब केस में सिंगल बॉन्ड। अभी हम लोग डबल बॉन्ड वाला लेते हैं केस, ठीक है। अब बताओ CO2 है तो दोनों का हमें क्या चाहिए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे, कार्बन का, और सबको पता चल गया होगा कार्बन का कितना है 2 4। ऑक्सीजन का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। 2 and 6। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे बात बताना कि कार्बन को कितना चाहिए, कितना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, और ऑक्सीजन को कितना शेयर करना है 2 करना है, ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और कार्बन को कितना शेयर करना है 4। तो बताओ कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन आना चाहिए, 1 या 2, 1 से 2 शेयर करेगा और दूसरे से भी 2 शेयर करेगा, तो 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन एटम है कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2, और दूसरी के साथ भी 2 करेगा, तो यानी 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। तो आपको अब ये सोचना है कि कैसे लिखा जाए स्ट्रक्चर। तो देखो मिडिल में किसको रखेंगे, मिडिल में उसको रखेंगे जो कम है, जैसे ये C अकेला था तो मिडिल में रखे और चारों तरफ अरेंज कर दिए। अच्छा C अकेला है तो C को मिडिल में रखे, है ना, और ऑक्सीजन को तुम कहाँ रखना चाहोगे, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो या तो ऊपर नीचे रखोगे या दाएं बाएं रखोगे, तो हम कहाँ रख देते हैं, एक ऑक्सीजन को इस साइड रख देते हैं और एक ऑक्सीजन को इस साइड रख देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक ही कलर से बनाते हैं, कितना कर रहा है 2 ना, तो 2 कार्बन की तरफ हो गया, ठीक है, और 2 कार्बन भी शेयर करेगा। शेयर करने का मतलब कि 2 अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो 2 कार्बन भी शेयर करेगा, क्लियर।
अब ये वाला ऑक्सीजन भी कितना शेयर करेगा? 2। और ये वाला कार्बन भी कितना करेगा? ये कार्बन जो है वो कितना करेगा? 2। तो कार्बन का 4 तो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन के पास? 6 है। तो 2 तो शेयर कर लिया, 2 शेयर करने के बाद ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 4 बच गया। तो 4 को बना लेते हैं, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन भी 2 शेयर कर लिया, कितना बच गया? 4। तो 1 2 3 4। ठीक है। अब 3 एटम है तो 3 सर्किल और कुछ इस टाइप से सर्किल बनेगा कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बताओ, ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे तो 6 इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन के साथ शेयर किया है, तो 6 2 कितना हो गया? 8। 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? अब उसके बाद यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन का और 2 कार्बन का ये शेयर हो गया, तो 6 2 ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 8। अब कार्बन के लिए हमें एक सर्किल चाहिए, 3 एटम तो 3 सर्किल। तो कार्बन के लिए जो सर्किल बनाएंगे वो सर्किल कुछ इस टाइप से बनना चाहिए कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन सारा कार्बन के पास आ जाए, उस सर्किल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो कार्बन एटम के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है ना, ऑक्सीजन शेयर किया है। ठीक है, तो हम एक सर्किल कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, कि ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के आ जाए। तो बताओ, कार्बन को जिस सर्किल में हम बनाए हैं उस सर्किल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हो गया है ऑक्टेट सर। कंप्लीट। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी कार्बन और ऑक्सीजन अगेन सेटिस्फाइड हो गया। अब लेकिन इस बार क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है? 2। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड डायग्राम इसका बनाएंगे, वो क्या होगा? वो होगा डबल, जैसे C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? दोनों क्लियर है सबको स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, चलो क्लियर है। तो कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से 2-3 स्ट्रक्चर हम छोड़ देते हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे HCl है, ये आप लोग बनाइएगा। C2H6 है, ये एग्जाम के लिए, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अभी बता देते हैं। ठीक है, इस बार के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए तो इसको हम बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब C2 है और H6 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाँ, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, 1 मिनट, आवाज कट रहा है। अच्छा अभी ठीक आ रहा है आवाज? यस सर। अच्छा चलो देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन जो लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान से बात को सुनना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना है बताओ? कार्बन कितना है? 2। और हाइड्रोजन कितना है? 6। यानी 6 हाइड्रोजन को, ठीक है, और 2 कार्बन, इन सबको मिलके आपस में एक दूसरे का क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है या डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब स्टेबल करना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो अब कैसे काम किया जाए? तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले ये देखना है कि जैसे एक बात बता देते हैं आपको यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसान हो। कार्बन का जो है ना 4 वैलेंस, मतलब 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उससे हमें ये पता चलता है कि इस कार्बन का 4 हाथ। कार्बन का कितना हाथ है बताओ? 4। कार्बन का कितना हाथ है? 4। तो एक कार्बन हाथ का कितना हाथ हो गया? 4। और दूसरे कार्बन का भी कितना हाथ हो गया बताओ? 4, है ना? अब क्या है कि ये 4 हाथ से शेयर करना चाह रहा है, तो किसके साथ शेयर करेगा? तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है बताओ? 6 है ना? तो हाइड्रोजन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कैसे शेयर करे कि 6 हो जाए? तो आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे रखेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो गया और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो गया, तो 3 3 6 हो गया ना। लेकिन अभी भी कार्बन का एक हाथ बचा हुआ है, लेकिन एक हाथ इस कार्बन का भी बचा हुआ है और एक हाथ इस कार्बन का भी बचा हुआ है, तो दोनों आपस में ही शेयर कर लेगा। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका। तो इसका बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बनाना आसान रहेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन एटम लेना है। ठीक है, कार्बन एटम यहाँ पे 2, ठीक है, 2 कार्बन एटम, और इस स्ट्रक्चर को बस रेप्लिकेट कर देना है। हर एक इंड जो है वो आपको एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इधर वाला इंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और ये वाला इंड क्या हो गया, ये वाला इंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, बस यही काम यहाँ पे करना है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो इन दोनों को हम पास में रख दें। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाना है कि ताकि आपका सर्किल कंप्लीट हो जाए और स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद ये वाला कार्बन एटम का ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ शेयर करेगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसी तरह से ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और फाइनली ये जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन का पूरा 2 कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट, यानी हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही कंप्लीट करना है। इसका भी 2 कंप्लीट, इसका भी 2 कंप्लीट, और इसका भी 2 कंप्लीट हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब देखना है कार्बन के लिए, तो कार्बन 2 बच गया, तो 2 सर्किल हमें चाहिए कार्बन के लिए, और इस तरीके से कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो 2 2 4 2 6, और ये दोनों शेयर्ड है, तो इसलिए एक सर्किल और बनाते हैं इस कार्बन एटम के लिए। बताओ, ठीक है, और अगेन एक सर्किल बनाएंगे इस कार्बन एटम के लिए जिसमें ये दोनों भी शेयर्ड है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरीके से बनाना है कि वो सारे सर्किल में आ जाए। तो इस तरीके से ये इथीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, सॉरी इथीन नहीं, इथेन नाम है इसका। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये क्यों नाम है, ऐसा नाम भी देखेंगे। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो इथीन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। और इसका स्ट्रक्चर, अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है आपका S8 और दूसरा लास्ट है NH3। अब बताओ, इन दोनों में से कोई बताना है या आप लोग ट्राई कीजिएगा? सर हम लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। चलो ठीक है, तो NH3 और S8 ट्राई करना। S8 थोड़ा सा यूनिक है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप ये दोनों ट्राई कीजिएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद जो भी कंपाउंड बन रहा है वो शेयर करके कंपाउंड बन रहा है, और शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब आपका टॉपिक ये है कि कोवैलेंट कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन कंपाउंड जो कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है वो उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास एक क्लू है, एक पॉइंट है जिससे हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पता करते हैं। और वो पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम किससे पता कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। ये बात क्लियर है? ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो भी लो होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो भी होगा स्ट्रांग। ठीक है, अच्छा
एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं 2 मिनट। यहाँ पे देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा। अब एक बात बताओ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2O का ही लेते हैं, क्योंकि H2O जो कंपाउंड है वो भी शेयरिंग करके बना है ना। हमारे पास जो कंपाउंड है, हमारे पास जो कंपाउंड है H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। अब ये वाला H, ठीक है, यानी ये वाला H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये वाला H2O का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये आपको पता करना है कि स्ट्रांग है या वीक है। तो इस वाले केस में, कोवैलेंट कंपाउंड के केस में ये वाला फोर्स वीक होता है, और आयनिक कंपाउंड के केस में ये वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। वहां इसलिए ज्यादा होता है कि वहां चार्ज पार्टिकल रहते हैं। जैसे वहां पे कैसा कंडीशन होता है, Na प्लस रहता है और Cl माइनस, और फिर क्या रहता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो बताओ, ये मॉलिक्यूल हो गया एक, और एक ये मॉलिक्यूल हो गया, तो आयनिक कंपाउंड के केस में ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं ना है, क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज दिख रहा है या चार्ज होता है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन जितना जिसके पास था वो तो उतना है ही, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ है। तो शेयर हुआ है इसलिए यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, और चार्ज डेवलप नहीं हुआ है इसलिए जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ये फोर्स क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड के केस में ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स होता है वीक। ये फोर्स कैसा होता है, वीक। और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होगा या हाई? लो होगा। तो बस आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो बस एक सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ और नहीं, फोर्स एक्टिव इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। क्लियर है? अब देखो, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे हम बना चुके हैं स्ट्रक्चर, ये जो हाइड्रोजन, सॉरी ये क्या है, वाटर है, और ये जो वाटर और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड रियल में है नहीं, ये कुछ बॉन्ड नहीं है, लेकिन तब भी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास रहता है, तो वो इस फोर्स के कारण रहता है, और ये फोर्स ही क्या कहलाता है, ये फोर्स क्या कहलाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये वर्ड क्लियर हो रहा है ना सबको, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और ये वीक होता है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, लो होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो अगेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी